चलो देखो इधर अभी, चलो बेटा अभी वो हाँ देखो बेटा अब बात करेंगे हम व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड्स क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बोलो या केमिकल बॉन्डिंग बोलिए। तो केमिकल बॉन्ड जो है, बॉन्ड क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो बेटा दो या दो से ज्यादा एटम को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। अब जब दो या दो से ज्यादा एटम होल्ड है तो उनमें ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन कभी नहीं होगा। सो उसको दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड बोलेंगे। बॉन्ड बोले तो कोई रस्सी नहीं होती दो एटम के बीच में कि रस्सी से हमने दो एटम्स को बांध के रखा है, ऐसे नहीं होता है बेटा। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो एटम को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, या दो से ज्यादा एटम को होल्ड करके रखता है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं हम, दैट इज बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड। बात करेंगे कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। जनरली 3 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, 3 ही टाइप के बॉन्ड होते हैं। बाकी तो जो बॉन्ड्स देखते हैं हम वो सारे के सारे जो बॉन्ड है वो सूडो बॉन्ड है। सूडो का मतलब होता है बस नाम के बॉन्ड है, बॉन्ड नहीं होते, ठीक है। तो उसकी भी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं दैट इज केमिकल बॉन्ड और द केमिकल बॉन्डिंग। अब इधर देखो बेटा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। देखो मैंने ये बोला है आपको द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा ऑलवेज, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्शन कभी नहीं होगा। अब रिपेल होगा तो बताइए दो एटम पास पास आना चाहेंगे, नहीं। और आपको अच्छे से पता है कि दो एटम पास पास क्यों आना चाहते हैं, वॉल्यूम ठीक है ना, वॉल्यूम ठीक है, बढ़ा दो, हाँ ठीक। इतने आराम से बोल रहे हैं कि बोलना चाहिए ना, फिर बढ़ा दो करके वॉल्यूम। अभी ठीक है, ओह बेटा शर्मा मत करो, आपको जो भी लगता है बोला करो, आपके सर ऐसा क्या करना है करके, ठीक है। सो दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ चलिए इधर देखिए, सो दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड, क्या बोलेंगे आप यहां पे, बोलो विच होल्ड दी टू और मोर एटम टुगेदर, जो बेटा दो या दो से ज्यादा एटम्स को क्या करके रख रहा है, होल्ड के रख रहा है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज बॉन्ड इज कॉल्ड एज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे क्या कहेंगे आप, इज कॉल्ड एज क्या बोलेंगे बेटा, बॉन्ड। अब सवाल ये है कि बॉन्ड बन क्यों रहे, अब सवाल ये है बेटा कि बॉन्ड बन क्यों रहे हैं, क्यों एटम्स कंबाइन होना चाहते हैं, व्हाई डू एटम्स कंबाइंस। और उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि व्हाई सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल व्हाइल अदर डू नॉट। ये भी देखेंगे हम कि मॉलिक्यूल को डेफिनेट शेप्स क्यों होता है, व्हाई मॉलिक्यूल पजेस द डेफिनेट शेप्स और द डेफिनेट ज्योमेट्री। तो बेटा उसी के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले। देखो जब दो एटम्स क्या होते हैं बेटा, जब दो एटम दूर दूर होते हैं, जैसे कि मेरे पास में एक एटम ए है, इधर देख लीजिए आप, दूसरा एटम भी क्या है यहाँ पे ए है। अब जब ये दूर दूर है तो इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं। देखो ये दोनों जो एटम्स है बेटा जब दूर दूर है तो इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन भी नहीं। मतलब ना तो ये एक में को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना तो एक में के रिपेल कर रहे हैं। मतलब दोनों ही जो है आपस में जो है एक में के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, ना तो ये इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है, ना तो ये इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में। लेकिन जब दो एटम पास आते हैं तो होता क्या है, इधर देख लीजिए, ये एटम्स एक की तरफ जा रहा है और दूसरा एटम भी उस एक की तरफ आ रहा है। मतलब बोथ एटम्स आर अप्रोचेस टुगेदर, ये दोनों एटम आप एक में की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही एक में की तरफ बढ़ते हैं बेटा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे आगे मान लीजिए, तो इनके बीच में क्या आ गया, यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। क्या आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको अच्छे से पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखो यहाँ पे मैंने बोला है अभी कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन कैसा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है क्या, नहीं बेटा, दैट इज अ लेस अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो है लेकिन कैसा है, लेस अट्रैक्शन है, क्योंकि वो उतने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए। आपने देखा है, मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी बताया था पीरियोडिसिटी में कि जब दो एटम पास पास आते हैं, पहले तो देखो बेटा जब दो एटम फ्री होते हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। जैसे जैसे वो पास पास आते हैं वैसे वैसे एनर्जी घटती चली जाती है, और एक वक्त आता है बॉन्ड लेंथ इस डिस्टेंस पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम।
और उसी को सही है ना, मैंने क्या बोला था, बॉन्ड लेंथ इस डिस्टेंस पे बेटा उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम। अब उससे ज्यादा पास आ सकते क्या हो, नहीं, अगर उससे ज्यादा और पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन ओवरकम हो जाएगा। मतलब सबको समझ में आ रहा है कि दो एटम के बीच में बेटा क्या होती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जिसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब उससे ज्यादा करीब नहीं आ सकते, अगर उससे ज्यादा करीब होंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये भी बताया था आपको। मतलब दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होने के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहला एटम यहां पे है, आपको अगर किसी के साथ में बात करनी है तो क्या आप ही है बेटा और दूसरा यहां पे खड़ा हो जाएगा तो बात कर सकते क्या, ना तो बेटा आप उसे दिखेंगे ना तो वो आपको दिखेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही ना बात। तो बेटा इतने डिस्टेंस पे आप नहीं बात कर सकते, एक क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, जिस डिस्टेंस पे हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो लाइक दैट बेटा यही एटम, समझ में आ रहा है ना कि ये बेटा जब दो एटम दूर दूर है तो इनमें क्या हो जाएगा, लेस अट्रैक्शन हो जाएगा। हाँ, अब ये एटम यहां पे है और ये एटम्स क्या है, यहां पे एकदम पास पास आ गए। इधर देखो, मैं पास पास नजर बता देता हूं आपको, ये पास पास हो जाएगी, इतने इतने पास पास है, तो अट्रैक्शन होगा क्या, नहीं बेटा, अट्रैक्शन की बजाय क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यही बात बताना चाह रहा था आपको मैं। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज रिपल्शन हो जाएगा। अब वो कम ज्यादा की बात नहीं करते, लेकिन यहां पे क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है। अगर रिपल्शन है तो बताइए उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये है कि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी बेटा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, अभी देखो ये पहली केस है, ये दूसरी केस है, तीसरी केस भी बता देता हूं आपको। इधर देख लीजिए, अब ये दो एटम्स यहां पे है, इन दो एटम्स के पास में जितना मतलब मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए था उतने डिस्टेंस पे अप्रोच कर गए दोनों एटम्स। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन पे इतने डिस्टेंस पे इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम हो जाएगी। और इसी डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, बोलो जरा, इसी डिस्टेंस को हमने क्या बोला था बेटा, दैट इज बॉन्ड लेंथ। इसी को क्या बोला था, बॉन्ड लेंथ। मतलब अब ये बॉन्ड लेंथ से ज्यादा एटम्स करीब नहीं आ सकते, जितना करीब आना था उन्हें वो उतने करीब आ चुके हैं। अब इससे ज्यादा उनकी बेटा नजदीक या पॉसिबल नहीं। अगर अब इससे ज्यादा नजदीक आएंगे तो रिपल्शन क्या कर जाएगा, ओवरकम कर जाएगा। तो बात सबको समझ में आ रही है ना। तो देखो हमने यहाँ पे बेटा आपको तीन केसेस बताए हैं, ये केस 1 है और ये केस 2 है और यहाँ पे बता दे रहा हूं दैट इज केस 3। तो आप ही बताइए इन तीनों में से कौन सी केस अलाउड होगी, कौन सी केस अलाउड होगी, थर्ड केस, क्योंकि थर्ड केस में ही आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो इसी केस में यही केस क्या हो जाएगी बेटा, बॉन्डिंग के लिए अलाउड होगी। इसके अलावा क्या ये 1 केस या सेकंड केस अलाउड होगी, क्या नहीं होगी। तो सबको समझ में आ रहा है ना कि पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए दो एटम्स के बीच में, तभी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जहां पे उन दो एटम की एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। आपको ऐसे भी बताया था मैंने, इधर देखो बेटा, ऐसे भी आपको बता चुका हूं मैं। अब दोबारा से देखो और दोबारा से बता देता हूं। यहां देखो हमने क्या लिया है, बोलो, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिया है, पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे क्या लेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब जब दो एटम बेटा दूर दूर थे तो दोनों की एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी। दिख रहा है आपको, ऊपर है बेटा, इधर देखो बेटे, यहां पे दोनों की एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। अब ये दोनों एक मेक को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, एक मेक की तरफ बढ़ रहे हैं, एक मेक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे एक मेक की तरफ बढ़ेंगे बेटा उनकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उनकी एनर्जी क्या बेटा, उनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, यहां पे मिनिमम। अब इससे ज्यादा मिनिमम हो सकती है क्या, नहीं, यहां पे उनकी एनर्जी क्या होगी, इन दो एटम की एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। अब इससे ज्यादा मिनिमम हो सकती है क्या, नहीं बेटा। और इसी डिस्टेंस पे बेटा इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, दैट इज बॉन्ड लेंथ। मैंने बोला था कि नहीं बोला था, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, टू बॉन्डेड एटम्स, टू बॉन्डेड एटम व्हिच इज कॉल्ड एज दी बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस और करीब आ सकते हैं क्या, वो नहीं। जैसा कि हाइड्रोजन के केस में बॉन्ड लेंथ होती है 0.74 पिकोमीटर होती है ना हाइड्रोजन के केस में। और वो अगर मैं हाइड्रोजन की ही बात करूं बेटा, ये हाइड्रोजन है, चलिए मैं कलर चेंज करके बताता हूं, बस समझने जैसी बात है बेटा। इधर देख लीजिए, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। जैसे ही बेटा ये बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है हाइड्रोजन के केस में, 0.74 एंगस्ट्रॉन है ना, 0.74 एंगस्ट्रॉन हो जाती है।
तो यहां से यहां तक के जो एनर्जी में बेटा रिलीज होती है उसे हम डेल्टा एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। कितनी थी बोलो बेटा वो? -436 किलो जूल। इतनी एनर्जी क्या हो गई? यहां से रिलीज हो गई। अगर एनर्जी रिलीज हो गई तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब समझ में आ रहा है ना? इसका क्या मतलब है? इस पर से एक बात और समझ में आती है कि जब एटम्स बेटा अनबॉन्डेड स्टेट में होते हैं, फ्री होते हैं, तो उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन जब वो जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाती है? एनर्जी कम हो जाती है। और एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस पर से एक बात समझ में आती है कि एटम कम स्टेबल होते हैं मॉलिक्यूल से। जब एटम्स कंबाइन होंगे तो क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल। देखो ना, यहां पे क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम है। ओए सार्थक इधर देख, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? एटम है। अब बेटा ये जो है ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया ना, मतलब H2 मॉलिक्यूल हो गया ना। तो अब मुझे बताइए H2 ज्यादा स्टेबल है कि H ज्यादा स्टेबल है? H2 ज्यादा स्टेबल है। क्यों H2 ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि H2 की एनर्जी क्या है? मिनिमम। H की एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो हम लिख सकते हैं ना यहां पे कि मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो गए किससे? एटम से। तो लिखिए यहां पे बेटा, सो दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ, इधर देखो बेटा यहां से क्या बात निकल के आ रही है? बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन, इज क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन। बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे? एटम से। सबको समझ में आ रहा है? अब इधर देखो आप, जब दो एटम बेटा दूर दूर थे तो इनके बीच में लेस अट्रैक्शन, लेस रिपल्शन था, ठीक है, या लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। लेकिन जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। और जितने ज्यादा वो करीब आ सकते हैं उतना एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी बेटा वो बॉन्ड बनने में, उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया बेटा? ये देखो, ये जो है ये इन दोनों के बीच में, पहले दो एटम्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था। अब इन दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया ना, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? H बॉन्ड H। तो बॉन्ड कहते हैं ना उसे। तो ये बॉन्ड H बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हो गई? -436। रिलीज का मतलब 430 माइनस, और 436 एनर्जी रिलीज होगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। और कब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? जब एटम जितना ज्यादा करीब होगी एक में के, मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ जितनी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अरे बॉन्ड लेंथ अगर छोटी होगी तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। देखो, एक बड़ा बॉन्ड है बेटा, पहले एटम, दोनों एटम दूर दूर है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। इन दो एटम को सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। लेकिन दो एटम्स, देखो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, अब इस दो एटम को सेपरेट करने के लिए अब क्या लगेगी? ज्यादा एनर्जी लगेगी। और बॉन्ड लेंथ हम छोटी कर दी हमने, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो बात सबको समझ में आ रहा है? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है बेटा, उसे मतलब बॉन्ड अगर स्ट्रांग है या वीक है तो हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही तो बता रहे हैं। दो एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होंगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। बात समझ में आ रही है? बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी बेटा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। देखो यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में मैंने बॉन्ड लेंथ बताया था आपको 1.56 थी ना, 1.56 एंगस्ट्रॉम थी ना इतनी, ये इसकी बॉन्ड लेंथ थी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। सिमिलरली अगर हमारे पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.36 एंगस्ट्रॉम, 1.36 एंगस्ट्रॉम। और देखो अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है? दैट इज 1.20 एंगस्ट्रॉम, 1.20 एंगस्ट्रॉम। सबको समझ में आ रहा है ना? तो देखो बेटा बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। मगर मैं यहां पे बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर लिखूंगा बेटा, तो बोलो बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर किसकी ज्यादा होगी? कार्बन कार्बन सिंगल की ज्यादा होगी। किससे? कार्बन कार्बन डबल से। कार्बन कार्बन की डबल होगी किससे? कार्बन कार्बन ट्रिपल से। आप ही बताइए कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। मतलब इसका क्या मतलब है? ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने को ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है ना। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी बेटा उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। सबको समझ में आ रहा है? तो हम वही बोल रहे हैं बेटा कि जब दो एटम के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी,
उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सबको समझ में आया? तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, बोलो बेटा, बोलो ना, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। क्या बोलेंगे, बोलो, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। किसकी बॉन्ड, किसकी स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। आया सबको समझ में? देखो बेटा, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, और जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे बोलते हैं बेटा बॉन्ड एनर्जी। आ रहा है सबको समझ में या नहीं आ रहा है? क्लियर है? ये देखो, ये डायग्राम से आपको बेटा बातें समझ में आनी चाहिए कि दो, यहां से मैंने बता दिया आपको कि मॉलिक्यूल क्यों ज्यादा स्टेबल है एटम से। अब एक बात, एक सवाल का आपको आंसर मिल गया कि व्हाई डू एटम्स आर कंबाइन। एटम्स कंबाइन क्यों करना चाहते हैं? टू अटेन दी मिनिमम एनर्जी। क्योंकि जब एटम फ्री स्टेट में थे तो उनकी एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। उनकी एनर्जी अगर मैक्सिमम है बेटा और कंबाइन होने के बाद में मिनिमम हो रही है, मतलब किसी एटम के साथ में जुड़ने के बाद उनकी एनर्जी अगर कम हो रही है तो स्टेबिलिटी आ रही है ना। इस वजह से बेटा एटम्स क्या होना चाहते हैं, कंबाइन होना चाहते हैं। सबको समझ में आया ना? क्लियर है बात यहां पे? अब आगे देखो आप, ये क्लियर है सबको? यहां से इधर देखो, इसमें से कौन सी केस पॉसिबल होगी बेटा, सिर्फ ये थर्ड केस अलाउड होगी, बाकी दो केसेस यहां पे अलाउड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? सबको समझ में आया? क्योंकि इस थर्ड केस में ही दो एटम्स की जो एनर्जी है बेटा वो मिनिमा है, मैक्सिमम पे वो पॉसिबल, वो केस पॉसिबल होगी क्या, नहीं होगी। जैसे आपको मैंने यहां पे ग्राफिकली भी आपको बता दिया है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा कि अब ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड तो समझ में आ गया क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो एटम या दो से ज्यादा एटम को होल्ड करके रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। अब बात करेंगे हम कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं, तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहला बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है मेटालिक बॉन्ड। लेकिन कुछ और सूडो बॉन्ड भी होते हैं, जैसे हम बॉन्ड तो कहेंगे बट दिस आर दो सूडो बॉन्ड, मतलब दिखाने के लिए बॉन्ड है, एक्चुअल में वो बॉन्ड नहीं होते। मतलब आप बोलेंगे कि जैसे कि ये जो मैंने तीन बॉन्ड बोला है, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या फिर मेटालिक बॉन्ड, ये रियल बॉन्ड है। वो वाले बॉन्ड जो है वो फेक बॉन्ड है, ठीक है, होते हैं ना। आप देखो आपके सोशल मीडिया पे कितने फ्रेंड्स होते हैं ना, तो रियल भी होते हैं, सूडो भी होते हैं। तो सूडो कौन से है और रियल कौन से, आपको समझ में आता है, ठीक है। सो इधर देखो बेटा, मैंने आपको बोला है कि बॉन्ड जो है वो दो तरीके के होते हैं। इधर देखो आप, बॉन्ड जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक होते हैं रियल बॉन्ड और एक होते हैं सूडो बॉन्ड। सूडो बॉन्ड समझ में आ रहा है ना, सूडो मतलब दिखाने के लिए होते हैं। जैसा कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है, तो उसे सूडो कहते हैं, ठीक है। मतलब हिंदी में बोलेंगे तो नकली बोलेंगे उसे अपन, ठीक है, फेक। चलिए इधर देखिए अब इधर देखो बेटा, दो तरीके के बॉन्ड है, एक रियल बॉन्ड है और एक है सूडो बॉन्ड। इस रियल बॉन्ड को ऑल्सो कॉल्ड एज कहते हैं प्राइमरी बॉन्ड। क्या बोलेंगे, बोलो, दैट इज प्राइमरी बॉन्ड। नजर तो आ रहा है ना? चलिए इसे थोड़ा दोबारा से लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं इसे। इधर देखिए, पहला जो बॉन्ड होता है बेटा उसे बोलते हैं हम, कौन सा बॉन्ड, दैट इज प्राइमरी बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड। और दूसरा जो बॉन्ड बोलते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर देख लीजिए बेटा, इस प्राइमरी जो बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं, रियल होते हैं। ये क्या होते हैं, रियल। और इससे कहते हैं हम, दैट इज सूडो बॉन्ड, सूडो बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे, सूडो मतलब फेक, ठीक है। सो दैट इज प्राइमरी बॉन्ड। और दूसरा जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, सूडो बॉन्ड। तो सूडो प्राइमरी बॉन्ड में देख लीजिए कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। प्राइमरी बॉन्ड में तीन बॉन्ड होते हैं। प्राइमरी बॉन्ड में कितने होते हैं, तीन होते हैं। ये इधर देख लीजिए, पहला जो बॉन्ड है बेटा वो क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। दूसरा होता है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट के बाद में होता है दैट इज मेटालिक बॉन्ड। क्या हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है, इधर देखो बेटा, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आता है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो मैं नहीं लिख रहा हूं उसे। सो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आता है, बुक्स में दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नोट्स में भी दिया हुआ है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो मैं उसे अलग से लिखूंगा बेटा उसे, तो इसमें नहीं लिखता उसे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप होता है। यहां पे नेक्स्ट आ जाएगा मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड के बाद में देखो सेकेंडरी बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड है,
सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड में जो आते हैं ना, वो आते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। क्या आते हैं? वंडरवॉल फोर्सेस। बस जस्ट क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होता है, रियल बॉन्ड की तरह नहीं होते बेटा वो। बस एक जस्ट थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम वंडरवॉल रेडियस पढ़ रहे थे बेटा, तो बताया था आपको मैंने। तो वंडरवॉल टाइप के बॉन्ड होते हैं, वंडरवॉल टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो दैट इज वंडरवॉल फोर्सेस। लिख दूं यहां पे, सो दैट इज द वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस ये जो है ये क्या हो जाएगी बेटा? वंडरवॉल फोर्सेस हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल भी बता देता हूं आपको कौन कौन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयन डायपोल अट्रैक्शन होता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, चलिए वो भी लिख देता हूं, दैट इज डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। जैसे आपको पता है कि अगर दोनों भी मॉलिक्यूल पोलर है, दोनों भी मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है, जैसे कि HCl एंड वाटर दोनों भी पोलर है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं बेटा डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। पढ़ाऊंगा ना आप सिर्फ अभी सिर्फ देख लीजिए कि कौन कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं, आपको सारे बॉन्ड्स पढ़ाने वाला हूं। एक होता है दैट इज आयन डायपोल अट्रैक्शन। एक क्या होता है? आयन डायपोल अट्रैक्शन। आयन डायपोल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो होगा ही, बिल्कुल होगा अट्रैक्शन, तभी तो उसे बॉन्ड कहेंगे ना आप। रिपल्शन तो होगा ही, रिपल्शन होगा क्या? नहीं होगा। रिपल्शन वाले को बॉन्ड तो कहेगी नहीं, पहले ही बता दिया आपको कि तीन कौन कौन सी केसेस पॉसिबल होगी। तो और एक होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोजन बॉन्ड, या इसे परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मजेदार टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एक इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अब इधर देख लीजिए आप, अब बात करेंगे हम दैट इज अ प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड। जो दो एटम के बीच में बॉन्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा दैट इज प्राइमरी बॉन्ड। ऐसे भी समझ सकते हो, जब दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे आप? प्राइमरी बॉन्ड। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे बोलते हैं सेकेंडरी बॉन्ड। मतलब एटम एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी बॉन्ड। और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बॉन्ड। तो क्या मैं इसे इंटर एटॉमिक बॉन्ड नहीं बोल सकता? बोल सकते, बिल्कुल। सो दैट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज दी, बोलो, इसे आल्सो कॉल्ड एज कहेंगे बेटा इंटर एटॉमिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ना, इसे आल्सो कॉल्ड एज क्या बोलेंगे आप? दैट इज इंटर एटॉमिक। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन टू एटम्स। इंट्रा नहीं बोल रहा हूं, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन। तो ये बेटा इंट्रा एटॉमिक है, तो ये बात ध्यान में रखना, इंटर एटॉमिक, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? इंटर एटॉमिक बॉन्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द इंटर एटॉमिक बॉन्ड। तो ये बात दिमाग में रख लीजिए आप, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। जैसा इंटरनेशनल मैच होती है तो दो कंट्रीज के बीच में होती है ना, लाइक दैट बेटा ये भी दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में होगा तो उसे क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक सबको समझ में आ रहा है ना? इंटर एटॉमिक, तो इसे इंटर एटॉमिक भी बोलते हैं। ये इंटर मॉलिक्यूलर होता है, इंटर मॉलिक्यूलर, और ये इंट्रा मॉलिक्यूलर भी होता है, इसलिए मैं नहीं लिखता उसे। इसे सिर्फ इतना ध्यान में रख लीजिए कि दो एटम्स के बीच में, अब वो एटम चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, या नॉन मेटल हो, या मेटल नॉन मेटल हो, या फिर क्या हो जाए बेटा? नॉन मेटल हो जाए। बस तीन ही तो केस पॉसिबल है यहाँ पे, मेटल का मेटल के साथ, मेटल का नॉन मेटल के साथ, और नॉन मेटल का मेटल के साथ। समझ में आ गई बात? तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे? सिर्फ तीन बॉन्ड। पहला मेटल का मेटल के साथ, दूसरा मेटल का नॉन मेटल के साथ, तीसरा नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ। और इसके अलावा कोई चौथी केस दिखेगी क्या आपको? नहीं बेटा, समझ में आ रहा है ना? पहला मेटल मेटल, दूसरा मेटल नॉन मेटल, तीसरा नॉन मेटल नॉन मेटल। आ रहा है ना समझ में? तो वही ये तीन बॉन्ड है बेटा, वही ये तीन बॉन्ड है। पहला है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा है मेटालिक बॉन्ड। नहीं समझ में आया क्या? देखो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं। इधर देखो बेटा, जो हमने प्राइमरी बॉन्ड देखे हैं, उस प्राइमरी बॉन्ड में सबसे पहला जो बॉन्ड है, इधर देखिए आप, सबसे पहला जो बॉन्ड है बेटा वो कौन सा बॉन्ड है? दैट इज आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और दूसरा जो है वो कौन सा बॉन्ड है बोलो? दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे नहीं, इधर देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब इधर देख लीजिए, तीसरा जो है वो है दैट इज मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। जब देखो अब क्या होता है कि जो आयोनिक बॉन्ड है ना, उसमें कौन होता है? आयोनिक बॉन्ड में जैसे कि मेटालिक बॉन्ड है तो दोनों भी मेटल होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों भी क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल।
तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, एक मेटल होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल। एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो इधर देख लीजिए बेटा, ये किसके बीच में बॉन्ड है, मेटल और प्लस नॉन मेटल। मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे क्या बोलेंगे आप, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और दोनों भी अगर नॉन मेटल हो जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो ये पहला एटम भी क्या हो जाए, नॉन मेटल। अब आपको एक बात तो समझ में आ रही है ना कि बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने एटम्स लगेंगे, 2। और पहला एटम भी अगर नॉन मेटल है, दूसरा एटम भी अगर क्या है, नॉन मेटल है बेटा, तो उसे क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। सो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा, नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा बेटा उसे क्या बोलेंगे आप, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा जो बॉन्ड है वो किसके बीच में होगा बेटा, मेटल के बीच में। किसके बीच में होगा, मेटल के बीच में। तो जो बॉन्ड होगा उसे क्या बोलेंगे आप, दैट इज मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड समझ में आया, मेटल मेटालिक बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड, नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या इसके अलावा कोई चौथा बॉन्ड पॉसिबल है यहाँ पे, नहीं है। अब आप ही बताइए कि यहाँ पे अगर मैं मेटल आयनिक बॉन्ड का अगर एग्जांपल लिखूं तो आपको एक बात तो क्लियर होगी कि एक तो मेटल होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। तो बताइए जरा एग्जांपल क्या होगा, NaCl। वेरी गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl। मतलब एक बात और आपको यहां से समझ में आ रही है कि ये जो बॉन्ड लिखे हैं बेटा मैंने यहाँ पे, ये जो प्राइमरी टाइप के जो बॉन्ड लिखे हैं, 3 लिखे हैं यहाँ पे, इधर देख लीजिए। इससे ये जो 3 बॉन्ड लिखे, चलिए छोड़िए, आपको पता ही है कि ये प्राइमरी बॉन्ड है। अब ये जो 3 बॉन्ड लिखे हैं यहाँ पे, पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा है मेटालिक बॉन्ड। तो देखो आपने NaCl बोल दिया, क्या बोल दिया, NaCl। अब मुझे एक बात बताइए, मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है, मेटल की या नॉन मेटल की, नॉन मेटल की। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बेटा ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत क्या है, कम है। समझ में आया ना। तो बताइए इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर मेटल से नॉन मेटल की तरफ होगी या नॉन मेटल से मेटल की तरफ होगी, मेटल से नॉन मेटल की तरफ। मजेदार बात है कि इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर है बेटा वो कहां से होगी, मेटल से नॉन मेटल। अबे यार, इसकी जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो बेटा टेंडेंसी है वो क्या है, ज्यादा है, इसकी क्या है, कम है। तो ये नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन छीनेगा कि नहीं छीनेगा, छीनेगा। समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। जब कभी भी आपको दिख जाए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है मेटल से नॉन मेटल, तो क्या बोलेंगे उसे, आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। यहां पे बताइए नॉन मेटल दोनों की औकात बराबर है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बोलेंगे आप उसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बताइए क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी, क्या होगा, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी यहाँ पे, शेयरिंग। समझ में आ गया ना बेटा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए, नियरली बराबर हो जाए, तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन की पेयर सेंटर में अपना टाइम स्पेंड करेगी और उसमें से भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। अगर ए की ज्यादा हो जाए तो ए की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि बी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन की पेयर छीन के लेकर चला जाएगा। यहां पे देखो ना, NaCl में अगर हम बात करेंगे तो NaCl में हो क्या रहा है, इधर देखो बेटा, ये Na है और ये Cl है। तो Na के इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, Cl। तो Cl पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, और सोडियम पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड कहते हैं इसे तो हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, नियरली बराबर है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोलो क्या था, जैसे कि Cl2, जैसे क्या हो जाए, Cl2 हो जाए, जैसे कि क्या हो जाए, CF2 हो जाए। या फिर देखो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड देख लीजिए आप, या फिर क्या देख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड देख लीजिए। हजारों एग्जांपल्स है कोवैलेंट कंपाउंड के। जिसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होंगी उसे बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड, जिसमें आयनिक बॉन्डिंग होंगी उसे बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। जैसे कि आयनिक कंपाउंड के एक नहीं बेटा, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल पढ़ने वाले हम। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो जाए, KCl हो जाए, जैसे कि क्या हो जाए बेटा, CaF2 हो जाए, क्या हो जाए, CaF2। एक नहीं बेटा, हजारों एग्जांपल्स है उसके। समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि और भी देख लीजिए, इसके भी एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि कोवैलेंट कंपाउंड के एग्जांपल कौन कौन से होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स है।
आपको एक बात बताऊं, बस मेटालिक जो बॉन्ड है ना, बस एक ही जगह पे आएगा मेटालिक बॉन्ड, बस अभी पढ़ा दूंगा आपको, निपटा देंगे उसे, 5-10 मिनट का टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड का। लेकिन जो केमिकल बॉन्डिंग में बेटा 20% आयोनिक कंपाउंड है और 80% कोवैलेंट कंपाउंड है। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में, वो क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड है। और ये 20% 20 to 25% लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, रेजोनेंस एनर्जी, बस इतना थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में हम। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं हम किसके बारे में? कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो, मेटालिक कंपाउंड के एग्जांपल्स कौन कौन से रहेंगे बेटा? मेटल्स, दैट इज सोडियम। सोडियम क्या है? मेटल्स है। और बहुत सारे मेटल ले सकते हो आप, कॉपर ले सकते हो, सिल्वर ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो, या फिर जिंक ले सकते हो, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है बेटा? मेटल्स है। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है। बताया था मैंने आपको मेटालिक बॉन्ड कैसे होता है। तो मेटल कर्नेल बना देते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मेटल कर्नेल बोले तो पॉजिटिव और फ्री इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं आप? मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। देखो, उसे भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और इसे भी हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो उसे क्या बोलेंगे आप? आयनिक बॉन्ड। यहां पे बेटा वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मेटल कर्नेल और किसके बीच में होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसे क्या बोलते हैं आप? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा और डिटेल में भी, जितना हो सकता है बताऊंगा आपको। तो बात करें अभी आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड समझ में आ गया? आयोनिक बॉन्ड बोले तो मेटल नॉन मेटल, कोवैलेंट बॉन्ड बोले तो नॉन मेटल में, और मेटालिक बॉन्ड मेटल मेटल में, मेटालिक बॉन्ड नॉन मेटल में, कोवैलेंट बॉन्ड मेटल नॉन मेटल में आयोनिक बॉन्ड होगा। बात करें फिर अब आयोनिक बॉन्ड की, एग्जांपल तो बता चुका हूं, अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की। तो इधर देखिए बेटा, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड किसे कहेंगे? अब मैंने आपको एक बात तो अभी बता दिया कि ये बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से तो नहीं बनेगा। ये किससे बनेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बनेगा। कहां से ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रॉन की? मेटल से नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, और इसकी जो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। सो लिखिए यहां पे, बोलो, दैट इज द बॉन्ड which is formed by, the bond which is formed by, ऐसे नहीं, the bond which is formed by कैसे बनेगा बोलो बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी ट्रांसफर होगी? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी। फ्रॉम बोलो बेटा, फ्रॉम one atom to another atom, from one atom to another atom, from one atom। और ये one atom कौन सा होगा रे? बोलो रे, कौन सा होगा? ये मेटल होगा। ये कौन सा होगा? मेटल। to another atom। और वो जो another atoms होगा वो क्या होगा बेटे? that is non metal होगा। वो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल होगा। तो एक एटम से दूसरे एटम के पास में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे, तो जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड को थोड़ा एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करके बताता हूं। इधर देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो आप, हमने लिया बेटा यहां पे सोडियम। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। अब आपको ये भी बता देता हूं, एक्चुअली वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उसका कोई ज्यादा मतलब हर 90% केसेस में फेल हो जाता है वो। ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा ना आपने? ऑक्टेट रूल कि एटम्स, आपने तो ये पढ़ा होगा कि एटम्स कंबाइन इसलिए होना चाहते हैं टू अटेंड दी ऑक्टेट। आपने ये पढ़ा होगा ना आपने, जब आप बेटा आपने 8, 9, 10 में होंगे तो ऑक्टेट रूल मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? ऑक्टेट कहते हैं। तो वो एक लुईस का बेटा एक हाइपोथेटिकल थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, जो कि 90% केसेस में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। समझ में आई ना बात यहाँ पे? तो यहाँ पे भी वही सीन है। बोला गया था कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि एटम्स कंबाइन इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी को घटाना चाहते हैं, इस वजह से वो एटम्स कंबाइन होना चाहते हैं। अगर एटम्स कंबाइन होने के बाद में एनर्जी ना घटे बेटा, तो कंबाइन होने का क्या फायदा है? समझ में आ रही है ना बात यहाँ पे? तो इधर देख लीजिए बेटा, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, और ये जो क्लोरीन है
ये क्लोरीन क्या है बोलो, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। इसे कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7। इसे कितने की जरूरत है, तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन इसे देगा क्या, नहीं देगा ना, समझ में आ रही ना। अभी तो बोला ना बेटा ये ज्यादा ताकतवर है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, छीन लेगा। अगर देखो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7, नजर आ रहे हैं ना। अब देखो अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो इसका काम बन गया और इसका भी बन गया। अरे 281 है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो गया तो क्या हो जाएगा, 2888 इसका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की पेयर किधर से किधर चली गई बोलो, सोडियम से क्लोरीन की तरफ, सोडियम से क्लोरीन की तरफ। मतलब सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब बन गए यहां पे आयंस, क्या बन गए, आयंस। अब ये आयंस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे आप, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। अब देखो जो आयोनिक बॉन्ड होता है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी आयोनिक कंपाउंड में, किसी भी आयोनिक कंपाउंड में जो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर होते हैं वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोला था कि नहीं बोला था, बोला था ना, अभी 2 दिन पहले जो लेक्चर हुआ था उसी में बोला था कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर ज्यादा होगी, मतलब उतने आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मैंने बताया था सीजियम फ्लोराइड में सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होंगे, बोला था कि नहीं बोला था। जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा कब होंगे, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए छोड़िए, बाद में बात करते हैं उसे। अब इधर देख लीजिए आप, इधर देखो आप, ये है दैट इज आयनिक बॉन्ड। क्या है, आयनिक बॉन्ड। अब इधर एक बात बता देता हूं कि इस आयनिक बॉन्ड को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इज आयनिक बॉन्ड, ionic bond, it is also called as, 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 क्या बोला बोलो, electrovalent bond। कौन सा बॉन्ड, electrovalent bond। ionic bond is also called as the which bond, electrovalent bond। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, electrovalent bond। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी होती क्या है, what is electrovalency, और इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं उसे, ठीक है। अब बात करेंगे हम what is electrovalent। इधर देख लो बेटा, आयनिक बॉन्ड को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको ये भी तो बता दूं कि इलेक्ट्रोवैलेंट होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब होता है दैट इज द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयंस, द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयंस, उसे क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं। इधर देखो बेटा, दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज, नंबर ऑफ दैट इज क्या बोला हमने यहाँ पे, बोलो यूनिट चार्ज प्रेजेंट ऑन दी आयंस, प्रेजेंट ऑन दी आयंस। आयंस के ऊपर जो कोई भी चार्ज होगा बेटा, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो जितना पॉजिटिव या जितना निगेटिव चार्ज होगा उसे क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोवैलेंट। जितना भी चाहे वो पॉजिटिव हो या बेटा क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो उसको उसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा यहां पे देखो, ये Na+ है, ये क्या है, Na+। अब आप ही बताइए Na+ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रोवैलेंट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। प्लस माइनस नहीं लिखना है, बस 1 लिखना है। इसका इलेक्ट्रोवैलेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ, अगर आपने यहां पे लिखा बेटा दैट इज Mg2+, तो बताइए Mg2+ का इलेक्ट्रोवैलेंस कितना होगा बेटा, 2 होगा। अब वो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वो कितना होगा, 2 होगा। सिमिलरली अगर मैं बेटा यहां पे लिखूंगा Ca2+, तो बताइए इसका इलेक्ट्रोवैलेंस कितना होगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात यहाँ पे। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+, तो बोलो इसका इलेक्ट्रोवैलेंस कितना होगा बेटा, 3 होगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस माइनस, हाँ ये आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा 3। हाँ, अगर मैं Cl- का इलेक्ट्रोवैलेंस लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया ना, माइनस प्लस नहीं लिखना है, बस कितना चार्ज है वो लिख दो आप, चाहे वो +1 हो, +2 हो, +3 हो, -1 हो, -2 हो। चलो इसका इलेक्ट्रोवैलेंस बताइए आप मुझे कितना होगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे समझ में तो आ रहा है ना। चलिए इसका इलेक्ट्रोवैलेंस बताइए कितना होगा बेटा, 3 होगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बस बता दीजिए कि आयंस पे कितना नेट चार्ज है।
आयंस पे कितना नेट चार्ज आया है उसको उसकी क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंस कहते हैं, या फिर उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी सबको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? सो इलेक्ट्रोवैलेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयंस, प्रेजेंट ऑन द आयंस विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंस। क्या बोलेंगे उसे? इलेक्ट्रोवैलेंट। क्या बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, सो चलिए यहां पे लिख देता हूं, विच हैज आयंस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोवैलेंसी। मैं लिख देता हूं यहां पे, क्वेश्चन बना देते चलिए, विच हैज आयंस हैव, देखो विच आयंस हैव और विच कंपाउंड हैव, ऐसे लिखेंगे आप, विच कंपाउंड हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोवैलेंस, और इलेक्ट्रोवैलेंट बोल दीजिए या इलेक्ट्रोवैलेंस बोल दीजिए, नो डाउट। ठीक है, चलिए इधर देखो बेटा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, इधर देख लीजिए आप, ऑप्शन ए है CaF2, ऑप्शन ए CaF2, ऑप्शन बी है, दैट इज ऑप्शन बी है AlF3, चलिए कोई बात नहीं AlF3 डाल देते हैं, और ऑप्शन सी है दैट इज NaF, क्या हो जाएगा NaF, ऑप्शन डी है दैट इज PCl5, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ABCD में कौन सा होगा? लास्ट वाला क्या सेकंड वाला? इसका आंसर बेटा, आंसर इज AlF3, क्या हो जाएगा? AlF3। बेटा ये PCl5 है ना, ये नॉट आयोनिक है, दिस आर द नॉन आयोनिक, मतलब नॉन आयोनिक कंपाउंड के लिए तो आपने इलेक्ट्रोवैलेंसी देखना ही नहीं है। समझ में आ गई बात? बेटा दैट कंपाउंड इज अ नॉन आयोनिक, ये क्या है? नॉन आयोनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है ये? नॉन आयोनिक कंपाउंड, तो इसके लिए तो आपने देखना ही नहीं है। और इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी ज्यादा कैसे है? कैसे? जैसे ही आप AlF3 को तोड़ेंगे बेटा, तो बोलो क्या बनेगा? Al3 प्लस क्या बन जाएगा? F3 माइनस। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी मैक्सिमम है। हाँ, अगर वही CF2 को तोड़िए आप तो कैल्शियम 2+ बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे बोलो बेटा? बोलो, दैट इज कैल्शियम 2+ क्या बनेगा? बोलो बेटा 2F-। और वही NaF को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? बोलो बेटा Na++ क्या बनेगा? F-। ये तो टूटेगा ही नहीं ना ऐसे। PCl5 ऐसे टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। PCl5 ऐसे टूटेगा नहीं, ऐसे PCl5 टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा बेटा। दिस आर द विच कंपाउंड? नॉन आयोनिक कंपाउंड। एक्चुअल में ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है? कोवैलेंट कंपाउंड। तो बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है समझ में? सो दिस आर द कोवैलेंट कंपाउंड। ये कोवैलेंट कंपाउंड है। तो कोवैलेंट कंपाउंड के लिए तो हम इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं देखते ना। क्या कोवैलेंट कंपाउंड के लिए हम इलेक्ट्रोवैलेंसी देखते हैं? नहीं देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। सबको समझ में आ रहा है ना? कोवैलेंट कंपाउंड के लिए बेटा इलेक्ट्रोवैलेंसी आपने देखना ही नहीं है। एक क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे, चलो, अगर आप, मैंने बताया शायद लेकिन फिर भी, इधर देखो। हाँ चलो इधर देखो। which compound have maximum molecular mass? Which compound has maximum molecular mass? सबसे पहला है NaCl, दूसरा है बेटा दैट इज B, दैट इज MgCl2, और तीसरा है दैट इज C, AlCl3, और चौथा चलिए नन डाल देते हैं। चलो बोलो इसका आंसर क्या है? जरा सोच के बोलो आप, थोड़ा आराम से, गड़बड़ मत करो बेटा। जैसा दिखता है ना हर बार वैसा नहीं होता है। थोड़ा 1 मिनट लीजिए आप आपके लिए। Which compound has maximum molecular mass? कौन से कंपाउंड का मैक्सिमम मॉलिक्यूलर मास होगा?
किसका होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी वाले तो बहुत जने। और बेटा इसका आंसर है, आंसर इज डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बोला था, एक बात आपको ऐसे उड़ते उड़ते बोली होगी मैंने, लेकिन बोला जरूर है कि आयनिक कंपाउंड का कभी भी मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है, फॉर्मूला मास होता है उसका। उसका क्या होता है? फॉर्मूला मास या फॉर्मूला वेट लेते हैं हम उसका। समझ में आ गई बात? तो ये बेटा ये सिर्फ ये बातें, यही तो बता रहा हूं, यही दिमाग में आ गया तो बता दिया। बेटा जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ना, उनके लिए हम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं या मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं उसका। अभी जैसा क्वेश्चन बताया था ना आपको, बस वैसे ही क्वेश्चन है बेटा। ये मॉलिक्यूलर मास सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड के लिए लिया जाता है जनरली, और जो ये होते हैं ना आयनिक कंपाउंड, इनके लिए होता है दैट इज फॉर्मूला वेट। तो ये बात दिमाग में रख लीजिए, इनके लिए क्या होता है बेटा? दैट इज फॉर्मूला वेट। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वेट हो जाएगा। फॉर्मूला मास कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? फॉर्मूला मास। मोल कंसेप्ट में जब पढ़ाया होगा तब तो बताया होगा आपको, बिल्कुल। जब मोल कंसेप्ट पढ़ा रहा था उस वक्त में बोला होगा आपको, मैंने बोला, बिल्कुल डेफिनेटली बोला होगा कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास लेते हैं, ना कि बेटा मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। सबको समझ में आ रही है बातें? तो यहाँ पे आंसर बेटा डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये बेटा दैट इज द विच बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आयोनिक बॉन्ड के। आपको आयोनिक बॉन्ड समझ में आ रहा है ना, कि बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज प्रेजेंट ऑन दी आयंस। आयंस के ऊपर जो यूनिट चार्ज प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। निकालते आएगी इलेक्ट्रोवैलेंसी। अभी इलेक्ट्रोवैलेंसी देखते आएगा ना बेटा, किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे देखेंगे। नेक्स्ट कितने टाइप के बॉन्ड है? 3 टाइप के बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा है मेटालिक बॉन्ड। मेटल मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड, नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया? बाद में हमने बताया सूडो बॉन्ड में वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं? वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच होल्ड दी 2 or more atoms together, the force of attraction that hold the 2 or more atoms together, उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम क्या बोलते हैं उसे? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। आगे सबको समझ में केमिकल बॉन्ड क्या होता है? तो देखो बेटा मैंने पहले ही बता दिया आपको कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एनर्जी कैसे वैरी करेगी, कैसे कौन कौन से वेरिएशंस पॉसिबल होंगे, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब एक बात तो समझ में आ गया आपको कि एटम्स कंबाइन क्यों होना चाहते हैं। व्हाई एटम्स डू कंबाइन? टू अटेन दी मिनिमम एनर्जी। और देखो ऐसा नहीं है कि हर एटम कंबाइन होगा। कुछ एटम कंबाइन होते, कुछ एटम कंबाइन नहीं होते। समझ में आ रही ना बात? ऐसा नहीं है कि बेटा हर एटम ही कंबाइन हो जाएगा, सारे एटम कंबाइन हो जाएंगे। कुछ एटम कंबाइन नहीं होना चाहते, जैसे कि नोबेल गैस एटम देख लीजिए आप, किसी के साथ में कंबाइन होना नहीं चाहते। जैसे कि बेटा वो ह्यूमनली बिहेव करते हैं। कैसे? आप चाहे किसी के साथ में साल भर भी रह लो तो भी आपकी फ्रेंडशिप नहीं होती है, और किसी के साथ में 10 मिनट रह लो तो फ्रेंडशिप हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो लाइक दैट बेटा उसी तरीके से कुछ एटम्स कंबाइन होते हैं और कुछ एटम्स कंबाइन नहीं होते हैं। और व्हाई सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेंगे तो HCl बनेगा, ना कि HCl2 बनेगा, ना कि H2Cl बनेगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? और नेक्स्ट, मॉलिक्यूल को डेफिनेट शेप क्यों होता है, मॉलिक्यूल को डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों होती है, ये सारी जो बातें बेटा हम किस में पढ़ने वाले हैं? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ आपको एक ही बात बता दिया मैंने कि एटम को क्या बीमारी है, वो कंबाइन होना चाहते हैं टू अटेन दी मिनिमम एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई। इसके आगे का बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है? तनिष कर दे बेटा अपन उसको। मैं इसकी डीपीपी भी बहुत जल्द दे दूंगा आपसे।